हेलो हेलो, आ जाओ बे फटाफट से, आ जाइए प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाइए, फिर करते हैं क्लास शुरू। काली रंग की कलम, पतली कलम कर ले, अलग से आड़ा बनाया ध्यान से। टू 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 बंद करी ना, साइलेंट कर। आ जाओ भाई फटाफट से। फोन कर दिए हैं हमने साइलेंट। कल वाला टॉपिक ही टॉपिक है। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्डनेस में फिर तो स्वागत करता हूं। सुना जाए अंतर, आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है, आपने हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी है और कल हमने करा था हरियाणा का भौगोलिक परिचय का मोटा मोटा इंट्रोडक्शन। यानी एक तरीके से हमने पढ़े थे जो भी हमारा ये हरियाणा का मैप है, हरियाणा के जो भी हमारे पड़ोसी राज्य हैं वो भाई इस तरफ हमने देखा भाई राजस्थान है जिसकी सबसे लंबी सीमा 1262 किलोमीटर, ऊपर पंजाब है, ठीक है, यहां पर हमारा हिमाचल प्रदेश, यहां पर उत्तराखंड है, जिंदगी हो गई झंड है, हाथ में बचा ओनली खंड है, यहां पर हमारा उत्तर प्रदेश है, यहां पर दिल्ली है, यहां पर क्या है चंडीगढ़ है। कल हमने इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा, एनसीआर क्षेत्र के बारे में पढ़ा। हाँ जी, ये चीजें हमारे समझ में आ गई थी। उसके बाद हमने कल एक चीज ये भी पढ़ी, हरियाणा के ऐसे जिले बताओ जिनकी बाउंड्री किसी भी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती। तो वो 3 जिले भी हमने पढ़ लिए थे। रोहतक हो गया, रोहतक की बाउंड्री किसी के साथ टच नहीं होती, चरखी दादरी की बाउंड्री किसी के साथ टच नहीं होती, और अभी हांसी नया जिला बना, हांसी की बाउंड्री भी किसी भी अन्य राज्य के साथ टच नहीं होती। ये चीजें हम लोग कल पढ़ चुके थे। हाँ जी, ये चीजें हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है जी। अब हम आज आगे पढ़ेंगे। पहले तो कुछ जो वन लाइनर फैक्ट रह गए थे, महत्वपूर्ण तथ्य रह गए थे जो मुझे कल करवाने थे, लेकिन कल टाइम हो गया था, इस वजह से नहीं करवा पाए थे। एक बार तो उनको करेंगे, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था ना, 3 राज्य जिनकी किसी के साथ 3 जिले हरियाणा के जिनकी किसी के साथ बाउंड्री टच नहीं होती, वो मैंने पढ़ लिए, कल पढ़ लिए थे। हांसी, रोहतक और चरखी दादरी पहले 2 होते थे, लेकिन अब हांसी नया जिला बन गया तो हांसी भी इसी के अंदर इंक्लूड है, ठीक है जी। अब आते हैं आगे, वो जो वन लाइनर फैक्ट है, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी बाउंड्री 3 राज्यों के साथ लगती है वो है तुम्हारा यमुनानगर। ये जो यमुनानगर है इसकी बाउंड्री तुम्हारी हिमाचल प्रदेश के साथ भी लगती है, इसी यमुनानगर की बाउंड्री तुम्हारी उत्तराखंड के साथ भी लगती है, और इसी यमुनानगर की बाउंड्री तुम्हारी यूपी यानी उत्तर प्रदेश के साथ भी लगती है। तो एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा हुआ 3 से 4 बार, ठीक है। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी बाउंड्री क्या है, 3 राज्यों के साथ टच होती है। लिखेंगे सभी साथी। हरियाणा का, ठंड ज्यादा है यार, हाथ जमा काम करने बंद हो रहे, एकमात्र जिला, गर्मी लानी पड़ेगी शरीर में, जिला जिसकी बाउंड्री, जिसकी सीमा 3 राज्यों से टच होती है, 3 राज्यों से टच होती है भाई। ऐसा जिला कौन सा है, तो ऐसा जिला है यमुनानगर भाई, ठीक है। यमुनानगर की सीमा ऊपर की तरफ तो किससे, हिमाचल प्रदेश से, थोड़ा है इस तरफ आओगे तो उत्तराखंड, और नीचे की तरफ आओगे तो यहां पर उत्तर प्रदेश। तीनों राज्यों से आपकी टच होने का काम करती है, तो इसके अंदर नाम आ जाएगा यमुनानगर का, ठीक है। यमुनानगर की सीमा क्या है, 3 राज्यों के साथ टच होती है, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है, ठीक है जी। ये चीजें में क्लियर होगी, ओके भाई। अब हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी बाउंड्री 2 तो राज्यों से टच होती है और एक यूनियन टेरिटरी यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश से टच होती है, तो वो है पंचकुला। पंचकुला कैसे, इस तरफ देखोगे तो पंजाब से बाउंड्री टच होती है, इस तरफ जाओगे तो हिमाचल प्रदेश से टच होती है, और एक यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, चंडीगढ़ से भी टच होती है। यानी हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमा क्या है, 2 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी यानी एक केंद्र शासित प्रदेश से टच होती है, तो वो कौन सा है, पंचकुला। हरियाणा का एकमात्र जिला, एकमात्र जिला जिसकी सीमा 2 राज्यों प्लस एक यूटी, यूटी का मतलब समझ गया ना, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश से टच होती है, तो वो जिला कौन सा हो जाएगा, वो जिला हो जाएगा जी पंचकुला,
ठीक है, पंचकुला की सीमा 2 राज्यों से टच होती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से टच होती है। हाँ जी, ये चीज भी हमें क्लियर होगी, होनी भी चाहिए भाई। ठीक है जी, अब हमें कुछ ऐसी चीजें करनी है। देखो वैसे तो बच्चे कितने फैक्ट बना लो, इब्नू भी कह देंगे ऐसे राज्य ऐसे जिले का नाम बताओ जो फलाना है ढिमकाना है, कितने भी बना लो, चाहे बहुत सारे प्रश्न बन जाए, लेकिन सारे अपने को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोटी मोटी नॉलेज हम लोगों ने सारी गेन कर ली। जो मेन इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनर ने पूछे हैं आज तक प्रीवियस ईयर के हिसाब से, वो ये 2 ही पूछे हैं। ठीक है, इससे अलग नहीं पूछता। अब अपने को करनी है जो इनकी जो, जैसे मान लो ऊपर वाली कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। ऊपर वाली दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा का अंतिम गांव, ठीक है, इस तरफ पूर्व दिशा है, हरियाणा की पूर्व दिशा का अंतिम गांव, हरियाणा की दक्षिण दिशा का अंतिम गांव, जैसे नू है भाई, नू के अंदर जमा लास्ट पॉइंट पे कौन सा गांव है। हरियाणा की जो पश्चिम दिशा है, सिरसा का जो लास्ट गांव है, लास्ट बिंदु है, वो कौन सा है। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो इनको याद रखना। तो हरियाणा की उत्तरी सीमा पर स्थित अंतिम गांव भी बोल देते हैं, अंतिम बिंदु भी बोल देते हैं, तो यह है शाहपुर। शाहपुर कहां पर, हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर देखने को मिलता है। इसको अंतिम बिंदु भी बोल देते हैं, अंतिम गांव भी बोल देते हैं, तो इसके अंदर गलती मत करके आना। ठीक है जी, कदम ने समझा अंतिम बिंदु पूछ लिया जी, ये कहां से आ गया। ठीक है, लिखेंगे हरियाणा की उत्तरी सीमा पर स्थित, ये पूछे गए हैं भाई, अंतिम गांव बोल लो या फिर बिंदु बोल लो। तो उत्तरी सीमा कौन सी, ऊपर वाली है उत्तरी सीमा, तो यहां पर जो गांव है उसका नाम है शाहपुर गांव, जो कि हरियाणा के पंचकुला के अंदर है जी। क्या नाम होगा, शाहपुर, हरियाणा के पंचकुला के अंदर है जी। ओके जी, ये चीज हमें समझ में आएगी। उसके बाद आ जाएगा दक्षिणी सीमा पर, डायरेक्ट लिखवा दूं अब तो, दक्षिणी सीमा पर अंतिम गांव, पश्चिमी सीमा पर अंतिम गांव या अंतिम बिंदु बोल लो, पूर्वी सीमा का अंतिम गांव या अंतिम बिंदु है। देखो पूर्वी सीमा की अगर हम लोग बात करें तो पूर्वी सीमा का जो लास्ट गांव, देखो आप यहां से देखो बाउंड्री बनानी, देखो तो बाउंड्री के अंदर यमुनानगर के अंदर आपको लास्ट गांव देखने को मिला ताजेवाला। ठीक है, ताजेवाला आप लोगों ने नाम भी सुना है, तो ताजेवाला है वो आपके यमुनानगर के अंदर हमको देखने को मिलता है। तो ये हमारी किसके ऊपर, जो हमारी पूर्वी सीमा है उसका लास्ट गांव है ताजेवाला। लास्ट बिंदु बोल लो या लास्ट गांव बोल लो, कहां पर, यमुनानगर के अंदर। ठीक है जी, पश्चिमी सीमा की बात करें, सबसे पश्चिम में कौन सा, सिरसा है। सिरसा के अंदर यहां पर गांव है चौटाला गांव। ठीक है, जो हरियाणा के अंदर जो चौटाला पार्टी है, ठीक है, अभय सिंह चौटाला, जय सिंह चौटाला, ये इसी गांव से, अपने गांव का नाम है, अपने नाम के पीछे लगाते हैं। ठीक है, तो यानी कि चौटाला गांव हमारी पश्चिमी सीमा है भाई, लास्ट गांव है चौटाला गांव। पश्चिमी बिंदु बोल लो, पश्चिमी सीमा बोल लो, हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर। ठीक है जी, दक्षिणी के अंदर आता है यहां पर नू, जो ये नू है मेवात के अंदर, यहां पर एक गांव जिसका नाम है दोहा। ठीक है, ये जो दोहा गांव है ये आपको देखने को मिलता है नू के अंदर भाई। कौन सा गांव, दोहा गांव, जो कि आपको हरियाणा के नू के अंदर देखने को मिलता है भाई। ये चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, एक बार के लिए बताओ। चारों पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए। हरियाणा की उत्तरी सीमा पर स्थित अंतिम गांव शाहपुर पंचकुला। ठीक है, यहां पर बात करेंगे तो यमुनानगर के अंदर कौन सा, ताजेवाला। यहां पर बात करें तो सिरसा के अंदर चौटाला गांव। सबसे नीचे बात करेंगे तो नू के अंदर दोहा गांव। ये 4 अंतिम बिंदु भी है, अंतिम गांव है पूरे हरियाणा के। मैंने आपको बाउंड्री वाले करवा दिए, बताओ क्लियर हुए या नहीं हुए। फिर से बता दो सर भाई, फिर से इसमें क्या करूं, डायरेक्ट देख लेना, फिर से बताना कि इसमें दोहा नो। वेरी गुड भाई। हरियाणा ग्रुप डी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा सर? भाई राहुल रंगा आत्मदे दुकंगा, भाई अभी कुछ भी नहीं पता मेरे भाई कब आएगा। ठीक है, पहले पुलिस का आएगा, ग्रुप डी का बाद में आएगा, पहले पुलिस का आएगा। और आप नोटिफिकेशन की चिंता मत करो, आप अपनी तैयारी के ऊपर फोकस रखो। सीईटी ग्रुप सी का पेपर होया था ना, हाल रही होंगी पाखड़ी थोड़ी बहुत है, नंबर आ रहे होंगे 60 है, जिदे पढ़ो हुई दोबारा, मानो यह बात है। तो भाई तम नू ना करे करो, नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे। जो बालक नोटिफिकेशन आए पचा पढ़ना शुरू करें उसका आज तक कदे सिलेक्शन नहीं होया, यह बात मन्ना देख ली जीवन में। ठीक है, खूब बालक देखो यार, मैं तम बताओ डेली मैसेज आऊं, डेली सबका बेरा है। जो बच्चा रेगुलर तैयारी करता ना, इब जैसे मान लीजिए कोई नोटिफिकेशन को नहीं आ रहा, ना पुलिस का आ रहा ना ग्रुप डी का आ रहा, अरे भी जो बच्चे पढ़ने लग रहे हैं, जैसे अपना पास 2100 बच्चे जुड़ रहे हैं फिलहाल लाइव। ठीक है, ये बच्चे जो अभी भी पढ़ने लग रहे हैं बिना नोटिफिकेशन आए भी, इन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा आगे। किसी का ग्रुप डी निकल जाए, कोई सीईटी मेंस में लग जाएगा।
आई चीज समझ में। और जो इब तुम खुद देख लियो नोटिफिकेशन आए बचे तो मान लो अपना जैसे लास्ट लग 3-4 हजार लाइव जावा है, ठीक है, नोटिफिकेशन आए पाछा 7-8 हजार भी लाइव चलिया करेंगे। फिर वह जो भीड़ आवे ना वह है सिर्फ हमारे वर्ग के व्यूज बनाने की, बस उसका कोई नौकरी से कोई संबंध नहीं, ना वो नौकरी लग गए। पाछा वीडियो आप व्यूज भी देखियो 3-4 लाख व्यूज आया करेंगे पेपर का दौरा, वो सारी भीड़ है सिर्फ एग्जाम के अंदर दिखाने के लिए। सरकार की कमाई करवाने खातर, हमारे वर्ग की कमाई करवाने खातर, रोडवेज की कमाई करवाने खातर, सबकी कमाई का जरिया हो बस। पढ़ने ये बालक सारे यही हैं बस, ठीक है। जो वास्तव में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जोर मार के हरियाणा के अंदर मैं बताने लग रहा हूं 50 से 60 हजार, बाकी सारी है भीड़। आधे तो नु है हाँ भाई पढ़ने जावा है लाइब्रेरी का, मैं किताब उठा ली, आज पढ़ लिए, 2 दिन जारी मार ली, आज फिर पढ़ लिए, फिर 3 दिन जारी मार ली, बार खड़े की चाह की चुस्की मार ली, कोई छोरी पाएगी लाइब्रेरी में उसके लिए बतला ली। आधे तो जाओ इस सौदा खातर है, ऊपर तो फार्म भरी जाओगे नो दिखाई जा हाँ पढ़ा हाँ नौकरी कुकर मिला कौन मिला भाई, ठीक है। जो वास्तविक पढ़ने वाले बच्चे 50-60 हजार ही बच्चे हैं भाई, ठीक है, वही लगते हैं हर साल, इबी भी वही लागेंगे जितनी भर्तियां होंगे ना। जो वास्तविक पढ़ने वाले देखो, जो डिप्लोमा वगैरह वाले हैं वो अलग है, मैं उनकी बात नहीं करने लग रहा। जो नॉर्मल +2 पास है, नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले, उनकी बात करने लग रहा हूं, उसका में इतने बालक हैं, बाकी सारे भीड़ हैं बस। ये चीजें हुई क्लियर, आगे चलूं। क्या हुआ सर, एचटेट 17-18 जनवरी को ही होगा क्या? हाँ भाई पूजा कुमारी, क्योंकि भाई क्या हुआ, विनय ने कहा सर सॉरी, एक लड़की ममता ने कल नोट्स के लिए मुझे बोला था, आपने उसको डांट दिया, सब उसको लाइव में कमेंट में प्रश्न करते हैं, इसलिए वो सैड है सर, एक बार बोल दो मजाक था वो, ताकि वो स्टडी पे ध्यान दे सके। अरे विनय 200 रुपए का गुप्ता। अरे भाई ममता सॉरी भाई, कल वो मजाक कर दिया भाई, मैं तब मेरी बात ना सीरियस ना लिया करो, आड़े में जो चीज कहा करो मजाक में कहा करो भाई। भाई ममता अगर आपको बुरा लगा हो कल वाली बातों से तो भाई मेरी तरफ से माफी, ठीक है, आगे से नहीं बोल लेंगे भाई, बस अब अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। विनय तेरी पूरी मेर में आया है। बाजी बागा ध्यान दे ले रहा है और कि मैं और लिगड़ जाता का फिर सॉरी बोलना पड़ा। आगे चलो, अब इतनी चीजें हर एक साथी क्लियर होगी। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब क्या भाई, हरियाणा के मध्य में एक जिला स्थित है भाई, हरियाणा के बीच में एक जिला स्थित है। देखो इन आपको कोई चलो, हरियाणा के मध्य में एक जिला स्थित है जिसका नाम है जींद, ठीक है जी, और ये सबसे अधिक जिलों के साथ घिरा हुआ है। पहले जिस टाइम 80 नहीं बनाया था उस टाइम ये 7 जिलों के साथ इसकी बाउंड्री टच होती थी। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी बाउंड्री सबसे अधिक जिलों के साथ टच होती है वो है जींद, ठीक है जी। अब जींद की बाउंड्री पहले 7 जिलों के साथ टच होती थी, अब 80 बन गया, 80 के बाद अब 8 जिलों के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। कैथल के साथ होगी, करनाल के साथ होगी, पानीपत के साथ होगी, सोनीपत के साथ होगी, रोहतक के साथ होगी, आसी के साथ होगी, हिसार के साथ भी टच होने लग रही है और फतेहाबाद के साथ भी टच होने लग रही है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और 80 के गठन से पहले कितने, मात्र सिर्फ 7 जिलों के साथ इसकी बाउंड्री टच होती थी, और 80 के गठन के बाद टोटल 8 जिलों के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है भाई, ठीक है। तो यह चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डाटा के अंदर कुछ नया चेंज होया है ये, ठीक है। तो हरियाणा के ठीक मध्य में स्थित जिला जिसे हरियाणा का हृदय भी कहते हैं वो कौन सा है, जींद जिला। हरियाणा के ठीक मध्य में स्थित जिला, इसको हरियाणा का हृदय भी कहते हैं भाई, हरियाणा हार्ट ऑफ हरियाणा, मध्य में स्थित जिला जिसे HR का हृदय भी कहते हैं, हरियाणा का हृदय, या फिर इसको हार्ट ऑफ हरियाणा भी बोल देते हैं, हार्ट ऑफ HR भी बोलते हैं। तो वो कौन सा है, वो है आपका जींद जिला भाई, ठीक है जी। और जींद जिला कितने जिलों के साथ बाउंड्री टच करता है, यह करता है हरियाणा के 8 जिलों के साथ बाउंड्री टच, वर्तमान सिचुएशन के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। HR के 8 जिलों के साथ बाउंड्री बनाता है, 8 जिलों से सीमा बनाता है भाई, ठीक है, जो कि सबसे अधिक है। हरियाणा में सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा कौन बनाता है, जींद जिला, ठीक है। हरियाणा के क्या हो गया रहा है, सीटी के मेंस के बैच पे कोई ऑफर है क्या भाई, फिलहाल तो नहीं है रवि, नए साल पे निकाल देंगे, ठीक है। जो कि क्या है, हरियाणा के 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है
हरियाणा के सर्वाधिक जिले हो गए, ठीक है। हरियाणा के 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। सबसे अधिक, यहां पर लिख दूं ना, सबसे अधिक HR के 8 जिलों के साथ बाउंड्री बनाने का काम कौन करता है? जींद करता है। पहले कितने जिले थे? पहले 7 जिले थे, अब 80 नया बन गया, तो 80 बनने के बाद क्या है, आपके पास टोटल 8 जिले हो गए, ठीक है जी। सेकंड नंबर पर कौन सा जिला आता है जो कि सबसे अधिक जिलों के साथ बाउंड्री बनाता है? सेकंड नंबर पर आता है रोहतक भाई, ठीक है। दूसरे नंबर पर रोहतक आता है जो कि हरियाणा के 6 जिलों के साथ बाउंड्री बनाने का काम करता है, जो कि हरियाणा के 6 जिलों के साथ बाउंड्री बनाता है, 6 जिलों से सीमा बनाता है भाई, ठीक है। सेकंड नंबर पर रोहतक है। 2 याद रखने, एक जींद एक रोहतक। रोहतक का और देख लो कारोबार, देखो रोहतक का, देखो सोनीपत के साथ बाउंड्री, जींद के साथ बाउंड्री। अब यहां पर ये क्या नाम है, मिटो दिया रहा है, ये तो गलत काम करे भाई इतना। एक सेकंड को, 80 को नहीं मिटोना था यार, बड़ी मुश्किल था तो बनया है, अतः मिटोना ला रहा, शर्म आओ ना, सॉरी भाई सॉरी। ये देखो भाई, अब एक नया ट्विस्ट यह है, पहले रोहतक की बाउंड्री हिसार के साथ टच होती थी, अब रोहतक की बाउंड्री हिसार के साथ टच नहीं होगी, अब रोहतक की बाउंड्री सिर्फ किसके साथ टच होगी? अब रोहतक की बाउंड्री सिर्फ 80 के साथ टच होगी भाई, ठीक है। अब देखो क्या है हमारे पास, रोहतक की सोनीपत, जींद, 80, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 जिलों के साथ बाउंड्री बनाने का काम करता है रोहतक भाई, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ गया। सबसे अधिक जिले जींद के साथ बाउंड्री बनाते हैं और सेकंड नंबर पर रोहतक के साथ बाउंड्री बनाते हैं। जींद के साथ 8 जिले, रोहतक के साथ 6 जिले। पहले 6 जिलों के अंदर हिसार शुमार था, अब हिसार नहीं बनाता, हिसार के बजाय अब 80 बाउंड्री बनाने का काम करता है रोहतक के साथ भाई, ठीक है। ये डिफरेंस क्लियर कर लेना भाई, ओके, ठीक है जी। सर जी इंग्लिश और हिंदी की पेडागोजी करवा दो एचटेट के लिए। पेडागोजी भाई मैं टीचर, अगर आप लोग देखो भाई एचटेट के अगर बच्चे हैं अपने साथ जुड़े हुए हैं तो भाई मैं टीचर ढूंढ के करवा दूंगा यूट्यूब के ऊपर लाइव पेडागोजी, ठीक है। अब जो एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, अब जो जैसे मैंने आपको बता दिया भाई उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, ये चीज हम लोग पढ़ चुके। अब जो एक नया ट्विस्ट आता है भाई हरियाणा का एक मात्र ऐसा कस्बा, ये तो गांव है, एक ऐसा कस्बा जो कि 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है, तो उसका नाम है फिरोजपुर जिरका, और ये भी कहां पर? यहीं पर नू के अंदर देखने को मिलता है। ये कस्बा एक तीनों ओर से ऐसे राजस्थान से घिरा हुआ है, ठीक है। गांव अलग होता, कस्बा अलग है, छोटा सा कस्बा है, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी, पूछा जाता है ये हरियाणा का एकमात्र कस्बा जो 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है भाई, राजस्थान से घिरा हुआ है, उस कस्बे का नाम क्या हुआ? घिरा हुआ है, उसका नाम है भाई फिरोजपुर जिरका। क्या नाम है? फिरोजपुर जिरका, इसका नाम है फिरोजपुर जिरका, ठीक है। और कहां पर हमको देखने को मिलता है? यह मैं हरियाणा के नू जिले के अंदर देखने को मिलता है। इसको याद कैसे रखोगे? देखो भाई फिरोज नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है। फिरोज एक मुस्लिम नाम है, इस तरीके से मुस्लिम व्यक्ति से क्या है, हमारी सभी महिलाएं मुंह ढक लेती हैं, ठीक है। भाई उसको अपना मुंह नहीं दिखाते, नहीं तीनों ओर से है, सभी ने मुंह ढक लिया, इस तरीके से याद रख लो, ठीक है। यानी फिरोजपुर जिरका से क्या है, तीनों ओर से क्या हमने मुंह ढकने का काम किया, राजस्थान से मतलब तीनों ओर से घिरा हुआ फिरोजपुर जिरका कस्बा है नू जिले के अंदर भाई, ठीक है। इस ट्रिक से इसको याद रख लेना। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? हाँ जी घुसी। अब कल मैंने आप लोगों को बताए थे अलग अलग जिले, अलग अलग राज्य जो हरियाणा के साथ बाउंड्री बनाते थे। जैसे हमने यहां पर देखा, ये राजस्थान था, यहां पर पंजाब था, ठीक है। यहां पर ऊपर हमारे पास हिमाचल प्रदेश था और यहां पर एक उत्तराखंड भी था। और मैंने एक चीज बोली थी कि उत्तराखंड है, उसकी हरियाणा के साथ सबसे छोटी बाउंड्री टच होती है, मात्र 11 किलोमीटर की। कल बताई थी, प्रश्न पूछा हरियाणा के साथ सबसे छोटी सीमा कौन सा राज्य बनाता है? उत्तराखंड बनाता है, मात्र 11 किलोमीटर की। ये चीज हम लोग कल पढ़ चुके, ठीक है जी। लेकिन ये जो उत्तराखंड जो बाउंड्री बनाता है ना, ये सारी जलीय सीमा है। जलीय का मतलब समझते हो? क्योंकि देखो यमुना नगर के पास से क्या है, यमुना नदी ऐसे ऐसे बाउंड्री बनाने का काम करती है हरियाणा के अंदर, ऐसे ऐसे यमुना नदी, ठीक है। अब ये जो यमुना नदी है ना, ये एक बॉर्डर का काम करती है यमुना नगर और उत्तराखंड के बीच में, यूके के बीच में, ठीक है। तो आपसे एग्जामिनर ये प्रश्न पूछता है कि हरियाणा का एकमात्र भारत का एकमात्र राज्य है जो कि हरियाणा के साथ पूर्णतः जलीय सीमा बनाता है,
जलीय स्थलीय का मतलब समझ गए ना, स्थलीय का मतलब है धरती से धरती बीड़ा है, ठीक है। आड़ा है तारा धरती, और ये जो कर मान लो हरियाणा की धरती और उत्तराखंड की धरती के बीच में पानी की बाउंड्री है भाई, बीच में यानी कि यमुना नदी गुजरती है। तो ये प्रश्न पूछता है एग्जामिनर, हरियाणा सॉरी भारत का एकमात्र राज्य है जो कि हरियाणा के साथ जलीय सीमा बनाता है। जलीय का मतलब समझ गए, यानी पानी वाली बाउंड्री बनाता हो, धरती का धरती को बिड़ दी, ठीक है। बीच में यमुना नदी नो बनाए थे, उस यमुना नदी का ऊपर पुल बना रखे, उस पुल का माध्यम है आप हरियाणा से ही उत्तराखंड के अंदर घुसते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड है, लिखेंगे सभी साथी। एचआर का सॉरी एचआर नहीं, भारत का एकमात्र राज्य है, एकमात्र राज्य जो एचआर के साथ पूर्णतः जलीय सीमा बनाता है, पूर्णतः जलीय सीमा बनाता है। तो वो कौन सा है? वो है तुम्हारा उत्तराखंड भाई, ठीक है। मात्र कितने किलोमीटर की? मात्र 11 किलोमीटर की सीमा बनाने का काम करता है उत्तराखंड, और ये सारी की सारी सीमा कैसी है? जलीय सीमा है, ठीक है जी। चीजें हमें क्लियर होगी भाई। तो हरियाणा का जो पड़ोसी राज्यों से रिलेटेड जो फैक्ट थे, जिलों से रिलेटेड जो फैक्ट थे, वो मैंने आप लोगों को पूरे करवा दिए हैं। अब हम लोग हरियाणा का मोटा मोटा भौगोलिक परिचय करेंगे। हरियाणा का गठन कब हुआ, एरिया कितना है, ये एरिया भारत का कितने प्रतिशत है, ठीक है। ग्लोब के ऊपर भारत की सिचुएशन क्या है, भारत के मैप के अंदर हरियाणा की सिचुएशन क्या है, ठीक है। वो सारी चीजें पढ़ेंगे। हरियाणा को कितने भागों के अंदर बांटेगा भौगोलिक स्थिति के आधार पर, एंड बैंड सेंड, ये सारी चीजें अब हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। इतनी चीजें क्लियर है ना हर एक साथी के? चलो आगे। सर मैं एससी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हूं, मेरे 100.5 आए हैं सीपीओ के पेपर में, तो क्या फिजिकल की तैयारी करूं? सर 12 तारीख को पहली शिफ्ट में थी मेरी, नॉर्मलाइज्ड होके नंबर कम तो नहीं होंगे? भाई देखो इसी का चेक करके बता सकता हूं भाई, आज शाम तक मेरे को डाटा मिल जाएगा सीपीओ वालों का सारा, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता सकता हूं भाई किस शिफ्ट वाले के अंदर कितने वाले का मोटा मोटा नंबर आ जाएगा। अभी कुछ भी नहीं बता सकते भाई। सर जी एचटेट के काफी बच्चे करवा देना। चलो भाई पूजा कुमारी करता हूं मैं बात, ठीक है। सर जी आपको बैच चेंज के लिए बोला था, मैसेज सीन नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, आज अभी दोबारा मैसेज कर देना, ठीक है। वो हेल्पलाइन नंबर पे करना, करवा देंगे चेंज, ओके। लेकिन बैच के अंदर भी वो होता है कि सर जी ऐप पर मैथ की क्लास के अलावा कोई और क्लास लाइव नहीं लगती क्या? श्वेता जी अभी इंग्लिश का सिलेबस परसों खत्म होया है, इंग्लिश की लाइव लगती थी, रीजनिंग का सिलेबस भी खत्म हो चुका है, ठीक है। मैथ का सिलेबस ये समझो 31 दिसंबर से पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है। इंडिया जीके का सिलेबस भी खत्म हो चुका है, लगभग बैच का सारा सिलेबस खत्म हो चुका है भाई। तो लाइव अब कैसे लगेगी? अब मेरे को ये बताओ श्वेता कि अब डेली नए नए बच्चे बैच ले हुए हैं, जैसे मान लिया आज आपने बैच ले लिया, कल कोई और ले होगा, परसों कोई और ले होगा, तो हम यार डेली नए नए दोबारा तो सिलेबस करवाई जावांगे, दोबारा तो फिर लाइव। आपके लिए अलग से डाउट ग्रुप बना रखा है, आप डाउट ग्रुप में मैसेज करो, क्लास देखो, आपको कोई चीज नहीं आती डाउट ग्रुप में मैसेज करो, ठीक है। अब यार इंडिया जी का सिलेबस पूरा हो लिया, अगस्त में शुरू कराया था, पूरा हो लिया सारा, ठीक है। ये भाई बैच अगस्त का शुरू हो रहा है, वो 3 अगस्त से बैच स्टार्ट कराया था, तो सिलेबस पूरा हो लिया भाई। उसने बार बार थोड़ी ना करवावांगे, मानो यह बात है। अब डेली नए बालक लेवा हैं, अब डेली दोबारा थोड़ी ना शुरू करवाऊंगा मैं। रीजनिंग का भी पूरा हो लिया, इंग्लिश का अभी परसों खत्म होया, लास्ट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाया है सर ने। अब इंग्लिश की भी लाइव क्लास लगनी बंद होगी, तब को इंग्लिश की भी नहीं लगती जी। ये मैथ का बच रहा है तो मैथ की लगेगी, रीजनिंग का भी हो गया, सारा हो गया, कंप्यूटर का भी हो लिया, साइंस का भी हो लिया। अब तभी तो मैंने मेंटरशिप स्टार्ट कर रखी है। मेंटरशिप का मतलब क्या होता है? मेंटरशिप का मतलब ये है बट डेली सुबह आपको टारगेट मिलेंगे कि हाँ जी आज आपको ये लेक्चर पढ़ना, आज आपको ये लेक्चर पढ़ना, कोई डाउट आए तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे है भाई, उसके अंदर जाके आप डाउट ग्रुप के अंदर मैसेज करके पूछ लो, हाँ जी ये सवाल हमको नहीं आया, मैं थोड़े सर बता देते हैं, सिंपल सा है, ठीक है। अब जैसे हिंदी है, हिंदी का सिलेबस वैसे तो हो चुका है, लेकिन मैं अब दोबारा से करवाऊंगा। हरियाणा जीके का सिलेबस भी हो चुका था पहले का ही पूरा, लेकिन मैं दोबारा से करवाने लगे रहा हूं, ठीक है। तो टेंशन मत लिया करो तुम। हाँ न्यू ईयर पे डिस्काउंट दे देंगे, डोंट वरी। न्यू ईयर पे क्यों, मैं कोशिश करूंगा तड़का परसों मैं दे दूं। चलो आगे चलो, अब करते हैं हरियाणा का भौगोलिक परिचय विस्तार पूर्वक। हरियाणा का भौगोलिक परिचय, भौगोलिक परिचय पढ़ते हैं, आओ। हरियाणा का भौगोलिक परिचय क्या है भाई? देखो
पहली चीज तो हरियाणा का गठन कब हुआ था, पहली मोटी सी चीज है, सीधी सी बात है, हरियाणा गठन कब हुआ था सभी को पता, मेरे हिसाब से A to Z सभी बच्चों को 1 नवंबर 1966 को क्या है हरियाणा का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था। हाँ जी, इस चीज का हमको पता है, यह है हरियाणा का भौगोलिक परिचय का मोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके अंदर ना तो कुछ याद करवाने की जरूरत ना कुछ, और सभी को पता है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पूरे देश के अंदर छा गया था। 66 का मतलब छा गया था पूरे देश के अंदर भाई। ठीक है, हरियाणा का गठन हुआ किससे अलग करके हुआ था? जो पंजाब है, पंजाब से अलग करके भाई। ठीक है, पंजाब से अलग करके 17वें राज्य के रूप में हरियाणा गठन हुआ था। 17वें राज्य के रूप में गठन पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है, हरियाणा का गठन जब हुआ था तो हरियाणा है देश का कौन सा राज्य बना था? 17वें नंबर का राज्य बना था, यानी इससे पहले 16 राज्य थे भारत के अंदर। ठीक है, और जब हरियाणा गठन हुआ तो हरियाणा पंजाब से अलग करके 17वें राज्य के रूप में इसका गठन किया गया। अब आप जब भारत का मैप देखोगे तो भारत के मैप के अंदर आप देखोगे जैसे ये था पूरा पंजाब, जैसे मान लिया भाई ये पूरा पंजाब था। ठीक है, तो पंजाब का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, जिसको बोलते पूर्वी पंजाब, पूर्वी पंजाब। अरे जैसे पूर्वी पंजाब का तो समझ गए, अब पंजाब का ये वाला हिस्सा हुआ इसको पश्चिम बोलेंगे। भारत का मैप दिमाग में रखा करो तो ये पश्चिम वाला हो जाएगा। ऊपर की तरफ नॉर्थ पंजाब है, नीचे की तरफ साउथ पंजाब है, इस तरफ जाओगे तो पूर्वी पंजाब है। तो पंजाब का जो पूर्व वाला जो भाग था ना, इसको अलग करके हरियाणा का गठन किया गया है। यानी पंजाब के दो हिस्से बना दिए भाई, एक तरफ जो पश्चिम वाला भाग हो तो बन गया पंजाब, और जो पूर्व वाला भाग है इसको बना दिया हमने हरियाणा। तो आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जब पंजाब से जो अलग किया गया हरियाणा, वो पंजाब का कौन सा हिस्सा था? पश्चिमी हिस्सा था या पूर्वी हिस्सा था? तो हरियाणा गठन क्या है? पूर्वी पंजाब को अलग करके किया गया है। यानी जो पूर्वी पंजाब जो था हिस्सा, ठीक है, उसको हरियाणा बना दिया गया एक तरीके से। चीजें समझ में आ गई? ठीक है, इस चीज को थोड़ा समझा करो, दिमाग के अंदर भारत का मैप लगाया करो। ठीक है, उससे आपको चीजें और अच्छे समझ में आएंगी। तो कैसे गठन हुआ मैंने आपको बताया, पंजाब के पूर्वी हिस्से को अलग करके इसका गठन किया गया था। पंजाब के पूर्वी हिस्से को रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, अगर चीजों को समझ के करोगे तो। अलग करके गठन किया गया था। चीजों को अगर समझ के करोगे ना, जैसे मैं आपको मैप के माध्यम से सारी चीजें समझाने लग रहा हूं, तो रटने की जरूरत है को नहीं। रटने की जरूरत, ऐसा जो डाटा है इसको रटने की जरूरत पड़ती है। 17वां राज्य था, इसको रटने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यानी कि कैसे 17वें का मतलब हरियाणा को बहुत ज्यादा सताया गया, 17 का मतलब सताना, तब जाके क्या हरियाणा का गठन किया गया 17वें राज्य के रूप में। ठीक है, पूर्वी पंजाब जो हिस्सा था उसको अलग करके। ठीक है जी, कौन सा संविधान संशोधन हुआ जब इसका गठन हुआ? तो यह आपका 18वां संविधान संशोधन था। 17वां राज्य संविधान संशोधन 18वां। ठीक है, 18वां संविधान संशोधन कब हुआ? साल 1966 के अंदर 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत क्या है आपका हरियाणा का गठन हुआ एज ए 17वां राज्य। ठीक है, 18वां संविधान संशोधन, 17वां आपका राज्य, इसके रूप में इसका गठन हुआ। हाँ जी, ये चीजें हमको क्लियर होगी, दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है जी, अब मैंने आप लोगों को ये चीज कल भी पढ़ाई थी कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, हरियाणा का एरिया कितना है, सभी को पता है कितना। क्या ट्रिक बताई थी भाई? 2 लिखो, इसका डबल कर दो 4, इसका डबल कर दो 4, बीच में लगा दो 1, 44,212 वर्ग किलोमीटर। कल बताया था, डायरेक्ट भी याद रख लो, जिसके डायरेक्ट याद नहीं तो इस तरीके से 44,212 वर्ग किलोमीटर क्या है हरियाणा का एरिया है। लेकिन अब एग्जामिनर ने जैसे अब की बार जो सीईटी का ग्रुप सी का जो परी वाला पेपर था, उसके अंदर यह प्रश्न पूछा था भाई हरियाणा का क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है परसेंटेज के हिसाब से? तो भारत का जो पूरे भारत का जो एरिया है, पूरे भारत के एरिया का मात्र 1.34% है हरियाणा। 1% समझ लो बस। ठीक है, तो यानी कि वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का, भारत के एरिया का, एरिया मतलब क्षेत्रफल हो गया, एरिया का 1.34% है। 1.34% ये पूछा गया था भाई।
ठीक है, तो इस चीज को दिमाग के अंदर सेट रखना। क्या चीज बोल ली मैंने भाई, हरियाणा का जो एरिया है वो कितना है 44,212 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के एरिया का कितना है 1.34% है। भाई पूछा गया था ये प्रश्न, तभी मैं आपको करवाने लग रहा हूं। ठीक है जी, अब ये जो हरियाणा की जो आकृति है, आप ये मैप के अंदर देखने लग रहे हो हरियाणा, ठीक है, इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप है कैसी, जैसे एक तो ये क्या बन गया, जैसे मान लो एक ऐसे बन गया, एक ऐसे बन गया, एक ऐसे बन गया और एक ऐसे बन गया। ये ऐसी ऐसी क्या शेप बनेगी, रेक्टेंगल टाइप बन गया। रेक्टेंगल क्या बोले, चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है, लेकिन चतुर्भुज की जो सारी भुजाएं वो एक जैसी नहीं है, विषम बाहु। विषम बाहु का मतलब भाई ओड, भाई सारी समान नहीं है। देखो एक तो समबाहु, समबाहु का मतलब जिसकी सारी भुजाएं समान हो, विषम बाहु का मतलब जिसकी सारी भुजाएं समान ना हो। तो इसकी शेप कैसी है, विषम बाहु चतुर्भुज की तरह। ठीक है, तो हरियाणा की शेप पूछ ले तो कैसे बताओ, क्या बताओगे? हरियाणा की जो आकृति है, आकृति कैसी है, विषम बाहु चतुर्भुज की तरह। विषम बाहु चतुर्भुज की तरह क्या है, चतुर्भुज। ये क्या है, इसकी आकृति है। ठीक है जी, आकृति भी हमको क्लियर होगी। ठीक है जी, चतुर्भुज में छोटी यू की आ जाएगी शायद, देख लियो मात्रा, या चतुर्भुज छोटी आ होगी इसमें। ठीक है, आकृति कैसी, विषम बाहु चतुर्भुज। ठीक है जी, अब हम लोग देखते हैं इसकी ग्लोब के ऊपर लोकेशन क्या है। अब पहले तो ग्लोब के ऊपर लोकेशन के लिए आपको यहां पर ग्लोब बनाना पड़ेगा। ग्लोब बनाता हूं मैं तुम्हारा, तुमको मतलब अच्छे से विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, टेंशन ना लो। अगला पन्ना पर समझा दूं, अगले पन्ने के ऊपर आओ। देखो ये हो गया हमारे पास ग्लोब। ठीक है जी, ग्लोब हो गया ये। अब ग्लोब के ऊपर दो लाइनें होती हैं, दो टाइप की। एक तो ये वाली लाइन है, एक सेकंड रुको। ठीक है जी, इनको बोलते हैं भाई, ये वाली जो रेखाएं होती हैं इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। जो ऐसे मतलब कैसे जो पसरी हुई होती है इनको क्या बोलते हैं, इनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, अक्षांश जैसे आपने ज्योग्राफी के अंदर मैंने भूगोल पढ़ाया था, इंडिया जीके के अंदर देखना, उसके अंदर विस्तार पूर्वक समझा रखे टॉपिक अच्छे से। ठीक है, यहां पर दो बिंदु होते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, हिंदी में बोलोगे तो उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव पोल को बोलते हैं हिंदी में ध्रुव। और ये होता हमारे पास साउथ पोल, जिसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। ठीक है जी, अब जो अपना भारत है ना, भारत ये जो बीच वाली जो लाइन होगी, ठीक है, ये होगी अक्षांश रेखा। ठीक है जी, अब यहां पर जो रेखाएं होती हैं, अब जैसे कुछ कुछ दूरी पर रेखाएं होती हैं अलग अलग। जैसे मान लिया ये जो दूरी है, यहां पर एक रेखा हो जाएगी, एक सेकंड रुको, जैसी। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा थोड़ा इस तरफ लिख दूं ताकि अभी भारत का मैप भी बनाऊंगा। ये होगी तुम्हारे पास कर्क रेखा। ठीक है जी, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, नीचे वाली जो लाइन होगी, नीचे वाली जो लाइन होगी इसको बोलेंगे मकर रेखा। क्या बोलेंगे, मकर रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। अब जो अपना भारत है ना, ग्लोब के ऊपर अपना भारत है, यहां पर यानी कर्क रेखा हमारे भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। ये अपना भारत है ग्लोब के ऊपर। ठीक है जी, अब एक लाइन आती है ऊपर से नीचे ऐसे। ठीक है जी, इसको बोलते हैं भाई देशांतर रेखाएं। क्या है, देशांतर रेखा। ये भी हमारे दो हिस्से हो गए। अगर इस तरफ जाओगे तो ये तो बढ़ गया तुम्हारे पास पूर्वी देशांतर, पूर्व दिशा इसी तरफ होगी। और इस तरफ आओगे तो ये क्या बन गया तुम्हारे पास, पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। अब हरियाणा की सिचुएशन देखो आप, हरियाणा की सिचुएशन सीधी सी ये है भाई, एक तो क्या जो अक्षांश है, अगर हम अक्षांश देखें, ये बीच वाली रेखा अक्षांश है, तो इससे क्या है, भारत का मैप है, ये पूरा भारत का मैप है, ये जो मैंने आपको चौकोर बना के दिखा दिया। ठीक है, ये ऊपर की तरफ है, यानी सीधी सी बात है, हरियाणा की अगर हम बात करें तो ये क्या है, उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, ऊपर की तरफ उत्तर पोल हो गया, यानी ये जो मेन लाइन है अक्षांश के हिसाब से, ऊपरला उत्तरी अक्षांश, निचला दक्षिणी अक्षांश, तो यानी किस में है, उत्तरी अक्षांश के अंदर है। ठीक है, तो पहली चीज यहां पर लिखा जाता है लोकेशन ऑन मैप, पूछा जाता है ग्लोब के ऊपर, लोकेशन ऑन ग्लोब। ठीक है, पहली लोकेशन आपसे पूछेगा अक्षांश के हिसाब से बताओ, अक्षांश के हिसाब से। दूसरी पूछेगा देशांतर के हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है जी। तो मैंने बताया अक्षांश के हिसाब से किस अक्षांश के अंदर है, उत्तरी अक्षांश। पूरा भारत है उत्तरी अक्षांश में है भाई, तो हरियाणा तो उत्तरी अक्षांश में होना ही होना। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो किस अक्षांश के अंदर हरियाणा की लोकेशन ग्लोब के हिसाब से उत्तरी अक्षांश के अंदर हमको देखने को मिलता है। ठीक है जी। देशांतर के हिसाब से देखेंगे, ये देशांतर है, हरियाणा कुछ हिस्सा में पश्चिमी देशांतर के अंदर भी देखने मिलता है, लेकिन जो हमारा हरियाणा ये हमारा पूर्वी देशांतर के अंदर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यानी कि हरियाणा नहीं, सॉरी, भारत का कुछ हिस्सा बोल रहा था, तो यानी देशांतर के हिसाब से देखेंगे तो पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर के अंदर ये हमको देखने को मिलता है। पूर्वी देशांतर पश्चिमी देशांतर समझ गए ना, ये जो बीच वाली लाइन इससे इस तरफ वाले सारे पश्चिमी है, उस तरफ वाले सारे पूर्वी है, तो पूरा भारत है पूर्वी देशांतर के अंदर है, तो ये तो पूर्वी देशांतर के अंदर आना ही आना। ठीक है जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई, घुसनी भी चाहिए, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से तुम्हारे दिमाग में घुसेड़ने भी लग रहा हूं। अब हमको देखना है अक्षांशीय विस्तार कितने डिग्री से कितना है, वो आपको समझाता हूं हरियाणा के मैप के ऊपर। जैसे ये हरियाणा का मैप है, एक बार के लिए यहां पर मैं इस गंदगी को साफ कर लेता हूं थोड़ी बहुत जो मैंने खिंडा रखी है, क्लीन चिट करके समझाऊंगा आपको अच्छे से। आज तुमको ऐसा समझाया जो हम लोगों को जी मजा आएगा, स्वाद आएगा। ठीक है, ये देखो भाई, अब ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये जैसे यह बना दियो इधर, ये जो लाइन है या पीली पीली रंग की दिख गई होगी, इसमें सही दिखा ना वीडियो में। ठीक है जी, ये जो पीली रंग की लाइन है, ये तुम्हारी ये इस तरफ वाली जो लाइन होगी कौन सी होगी, ऊपर से नीचे वाली चलने लग रही है। ठीक है, ये क्या होगी तुम्हारी, बोलो, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड, देशांतर रेखा, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो ये हमारी देशांतर रेखा है। ठीक है, ये कितने डिग्री है, ये 74 डिग्री, ये जो ऊपर डॉट होता है जिसको डिग्री बोलते हैं, 74 डिग्री 28 मिनट, मिनट के लिए एक डंडा लगाते। सेकंड की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए 30 सेकंड है तो इसके लिए 2 डंडे लगाएंगे, लेकिन सेकंड के अंदर हम लोग नहीं देखते। ठीक है, 74 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, दूसरी लाइन है वो यहां पर है। ठीक है, ये ऊपर से नीचे वाली सारी यही तो है देशांतर लाइनें, ऊपर से नीचे वाली सारी देशांतर लाइन अभी मैंने आपको बताई, ऊपर से नीचे ग्लोब के हिसाब से बताने लग रहा हूं। ठीक है, तो 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट, 77 डिग्री 36 मिनट वाली लाइन है तुम्हारी ये वाली। ठीक है जी, चीज हमको समझ में आ गई। अब मैं इस हिसाब से देखूं ऐसे, तो ये जो ऊपर वाला जो बिंदु है हरियाणा का, ठीक है, ये कितने डिग्री यानी कितने उसके ऊपर अक्षांश के ऊपर है, तो 27 डिग्री 39 मिनट, 27 डिग्री 39 मिनट अक्षांश। ठीक है, और नीचे वाला जो ये बिंदु है ये हरियाणा का, ये जो नू वाला आएगा। ठीक है, ये कितनी अक्षांश वाली लाइन है, मैंने बताई ना, ऐसी पसरी हुई लाइन है, सारी अक्षांश की है, तो ये 30 डिग्री 35 मिनट, 30 डिग्री 35 मिनट अक्षांश। तो यही एग्जामिनर पूछता है कि हरियाणा है आपका कितने अक्षांश के बीच में लाई करता है, तो हरियाणा 27 डिग्री 39 मिनट अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 35 मिनट अक्षांश के बीच में। देशांतर का मतलब जो ऊपर वाली ऐसे ऊपर से नीचे लाइन है, अभी यही तो बताया यार तुमको ग्लोब के अंदर, ये ऊपर से नीचे वाली ये देशांतर है। ठीक है, तो देशांतर के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर आपका 77 डिग्री 36 मिनट देशांतर के बीच में लाई करता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, आज तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होया भाई। 74 डिग्री और 77 डिग्री क्या होता है भाई, इनके बीच में हरियाणा ये देशांतर वाली लाइन है ऊपर से नीचे, और ये वाली लाइनें अक्षांश वाली लाइनें हैं। ठीक है, घुसी दिमाग के अंदर। और अभी इनको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, याद कैसे रखोगे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, अक्षांश के हिसाब से देखें तो कितने से कितने अक्षांश के बीच में हो गया, 27 डिग्री 39 मिनट, 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री, ठीक है, 30 ये जो सर्कल बनाने लगे उसका तो डिग्री है, 30 डिग्री 35 मिनट इसके बीच में लाई करता है। इसको याद रखने की ट्रिक सिंपल सी, आपके पास ऑप्शन आएंगे तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखना भाई 3 डिग्री का फर्क आएगा, 3 डिग्री का डिफरेंस, 27 के बाद 28 29 30, 3 डिग्री का डिफरेंस आएगा। इसी टाइप से अगर हम देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 28 मिनट, मैं ऐसे ही याद करता था, ऑप्शन आओ तो ऑप्शन में से एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर कहां तक, 77 डिग्री 36 मिनट, 77 डिग्री 36 मिनट। ये याद रखना कि यहां पर
भी कितने का, 3 का गैप है। 74 और 77 के बीच में 3 डिग्री का गैप है। ये गैप याद रखना बस। ऑप्शन आओगे चार, रटने की जरूरत है को नहीं यार, ऑप्शन आओगे चार, ऑप्शन में तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन का मैं सिर्फ नू देखना है भाई जिसका में 3 डिग्री का गैप है। 27 ना याद रखियो और 74 ना याद रखियो, बस बस 27 74, ठीक है। 27 में 3 जोड़ना है 30 डिग्री बन जाएगा, 74 में 3 जोड़ना है 77 डिग्री बन जाएगा। ऑप्शन मतलब ऑटोमेटिक दिमाग में सेट, मेरा तो नू ही रहा करे भाई, ठीक है। मैं तो नू देखा अगर ऑप्शन आ गए, ऑप्शन में देख लिया 27 डिग्री में 3 डिग्री का गैप याद रखो, दोनों में 3 डिग्री का गैप है, ठीक है। आड़े 30 बन जाएगा, आड़े 77 बन जाएगा। डायरेक्ट ऑप्शन मारो टक देसी, ठीक, ठीक है। क्या हुआ सर जी? कर्क रेखा किसने खींची थी? के मेरा भाई कौन था? पहले वाले सारे लेक्चर आपको बैच के अंदर मिलेंगे भाई, क्लियर होगी भाई हर एक साथी के। बहुत बड़े 75 मिनट, क्या है 75 मिनट भाई? 75 मिनट क्या है मेरे भाई? 30 डिग्री 75 मिनट कहने लग रहे हो क्या? किधर? इधर ये 35 मिनट की जगह 75 मिनट आए भाई। हर एक बुक के अंदर हर एक जगह अलग अलग लिख रखा है यार, ठीक है। हर एक बुक में हर एक जगह अलग अलग लिख रखा है, कितने 30 डिग्री 35 मिनट है, कितने 30 डिग्री 75 मिनट है, ठीक है। वो आपकी मर्जी, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। पेपर के अंदर इतना डीप नहीं पूछता भाई, पेपर के अंदर सिर्फ ये पूछेगा हाँ भाई कौन सा ऑप्शन देखना था, हमारा टिक मारना है। कोई इतनू कौन दे 35 दे दिया, 75 दे दिया, नू कौन दे हुआ 75 है तो भाई मैं कर दूंगा, ठीक है। बल्ले मैं चेक कर लेता हूं मैं फोन के अंदर। एक सेकंड रुको। अरे भाई 27 डिग्री 39 मिनट एंड 30 डिग्री 35 मिनट अक्षांश के बीच में है क्या? अभी 1 मिनट रुक जाओ, अभी पता लग जाएगा भाई। भाई हो सकता है भाई कि 75 आए, ठीक है भाई। इसमें तो इसमें भी यही दिखा रखा है यार, 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। देख लो भाई, खुद गूगल को प्रयोग लिखा है, ठीक है। अब बोलो लॉन्गिट्यूड आपका देशांतर की बात करें 74 डिग्री 28 से लेकर 77 डिग्री 36। भाई सही है भाई, अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत की बात कौन था, इतने ना बढ़ कर लो, ठीक है, ठीक है सर, ओके। आगे चलो भाई, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें ग्लोब के हिसाब से, जैसे मैंने देखा कि अगर हम लोग भारत का मैप देखें, भारत के मैप के हिसाब से मैंने करवा दी क्या सिचुएशन? आपको नहीं करवाई। अगर हम लोग भारत का मैप देखें तो भारत के मैप के अंदर हरियाणा कहां पर है? जैसे मान लिया ये भारत का मैप है, ठीक है। भारत के मैप के हिसाब से हरियाणा यहां पर है जी, बिल्कुल सही है। तो दिशाओं के हिसाब से कौन सा जगह? ऊपर उत्तर दिशा है, ठीक है जी। इधर पश्चिम दिशा है, ठीक है जी। तो यानी कि भारत के मैप के हिसाब से किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है जी। लिखेंगे सभी साथी, ठीक है। भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, ठीक है। भारत की किस दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर स्थित है हरियाणा, ठीक है जी। किसकी बात करने लग रहे हैं? स्थित है एचआर की हम लोग बात करने लग रहे हैं, ओके। अब मैं ग्लोब के हिसाब से बात करूं तो ग्लोब के हिसाब से कौन सी दिशा आ जाएगी भाई? ग्लोब के हिसाब से अगर अभी बात करें, ग्लोब के हिसाब से नॉर्थ दिशा, ऊपर वाली ऐसे नॉर्थ है, इधर वाली ये हमारी कौन सी होगी भाई? मतलब कि ये बीच वाला पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट ये है, ठीक। ऊपर नॉर्थ, इस तरफ पूर्व है, तो यानी ग्लोब के हिसाब से तो हरियाणा यहां पर है, ये रहा, ये हरियाणा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से कौन सी? ग्लोब के हिसाब से उत्तर पूर्व दिशा, ऊपर की तरफ उत्तर है, इस तरफ पूर्व है, इन दोनों के ऐसे बीच से गुजरने लग रहा है। तो ग्लोब के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो उत्तर पूर्व दिशा, यानी कि अगर एग्जामिनर पूछ ले कि ग्लोब के हिसाब से हरियाणा की स्थिति, ग्लोब के हिसाब से एचआर की जो लोकेशन है वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी उत्तर पूर्व,
उत्तर पूर्व समझ में आई कैसे हुई? ग्लोब के हिसाब से उत्तर पूर्व, भारत के मैप के हिसाब से उत्तर पश्चिम भाई। ठीक है, ये क्लियर हुई? इसके अंदर किसी साथी को कोई डाउट हो, कोई भड़क हो, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हो। हाँ जी इतना सिस्टम हमको समझ में आया या नहीं आया, एक बार के लिए बताओ। हाँ इतनी चीजें हर एक साथी क्लियर है ना? उत्तरी अक्षांश, देशांतर, ये समझ में आया? हरियाणा की लोकेशन अक्षांश के हिसाब से उत्तरी अक्षांश में, देशांतर के हिसाब से पूर्वी देशांतर में है। कितने से कितने अक्षांश के बीच में? 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 35 मिनट अक्षांश के बीच में है। ठीक है, यहाँ पर 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। ठीक है, देशांतर को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड बोल देते हैं, अक्षांश को इंग्लिश में लैटिट्यूड बोल देते हैं। ठीक है, 74 डिग्री 28 73 डिग्री 36 हरियाणा पुलिस 2021 में आया था। विषम राजपूत आया था भाई, मैं तो कहने लगे रहा हूं, पूछे जाऊं भाई। ठीक, तभी तो बोलिया मैंने आप लोगों को। ओके क्लियर है ना? क्लियर तो मैं आगे चलूं भाई। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। अब अगर मैं जैसे हरियाणा के क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल हमने देखा था 44,212, जो कि भारत के एरिया का लगभग 1.34% है। ठीक है जी, ये चीज हमको समझ में आ गई। अब जो मेन जो बात है वो ये है कि क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का स्थान कौन सा है देश में? तो जिस टाइम आपका जैसे मान लो जम्मू कश्मीर, जो ये अलग अलग जो आपको केंद्र शासित प्रदेश वगैरह वगैरह नहीं बनाया था, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर से धारा 370 नहीं हटी थी, उस टाइम तक हरियाणा का स्थान था 21वां क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे भारत के अंदर। भाई एरिया के हिसाब से हरियाणा का साइज था, उसका जो रैंक मिला हुआ था हरियाणा को 21वां मिला हुआ था। लेकिन जब जम्मू कश्मीर बनया, मतलब आर्टिकल 370 हटा, यानी जब ये केंद्र सरकार के अंडर आया जम्मू कश्मीर, उसके बाद क्या है, उसके बाद से हरियाणा का स्थान हो गया 20वां। तो ये डिफरेंस याद रखना। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी यहीं पर, क्षेत्रफल के हिसाब से लिखवा देता हूं। एरिया के हिसाब से HR का रैंक है हरियाणा के, ओ भारत के अंदर, भारत का मतलब कौन से नंबर का सबसे बड़ा राज्य हो गया, तो हरियाणा का रैंक है आपका 20वां। ठीक है, J&K से जम्मू कश्मीर से 370 हटने से पहले 21वां था। ठीक है, ये चीज भी ब्रैकेट में लिख लो भाई, क्या पता आपसे पूछ ले भाई धारा 370 हटने से पहले कौन सा रैंक था, तो 21वां। वर्तमान सिचुएशन देखें तो उसके हिसाब से 20वां रैंक है हरियाणा का पूरे भारत के अंदर। ठीक है जी, ये चीज भी हमको क्लियर होगी। इतना सौदा हर एक साथियों क्लियर है? जी हां बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 35%, क्या है 35% भाई? ओके ओके, ठीक है। अरे हर एक बुक के अंदर अलग अलग है भाई ये। ठीक है, कहीं 30 डिग्री 55 मिला, कहीं 75 मिलेगा। ये लड़ाई का विषय को नहीं यार। एग्जामिनर को नहीं भाई आड़े के, हरियाणा के एग्जामिनर इतने तकड़े बतामनाड़े 39 की जगह 30 दे देंगे, 35 की जगह 75 दे देंगे, इतने को नहीं भाई। पेपर का मैं ऑप्शन भी नहीं देंगे, 27 डिग्री 39 है ना, तो अगर ऑप्शन धारती 30 से मिला 27 वाला ऑप्शन एक मिलेगा तार लग, इतने को नहीं आड़े के भाई होशियार। तो इतनी बड़क पाड़ो है ना यार, तो अपना हरियाणा जीके का मास्टर थोड़ी ना बनना है। पेपर का मैं कोई 1% आवर के बेरा ना भी आओ पर्सन, 25% आने हरियाणा जीके के, उसमें तो 1% के बेरा ना भी आओ, इतनी बड़क पाड़न लगे रहे हैं। थोड़ा सोचा करो दिमाग में। अरे कुछ अगर ऐसा आ भी गया होगा तो सबका गलत होगा जो होगा तो। ठीक है, तो इतनी भड़क ना पाड़ो यार। ऑप्शन आड़े नो आओगे 27 आ गया ना, एक ऑप्शन हो तो दूसरे ऑप्शन में 27 दिखा भी को नहीं, सीधा ऑप्शन देख दे टिक्का लागे जे हाँ भाई 27 डिग्री वाला ये है। ठीक है, मान लिया 27 सारे में दे भी दिया, तो दूसरे में नु कौन दे भाई आड़े 30 दे दिया, अगला में 35 दे दिया, अगला में 40 नु आओगा। तो खुद ना बेरा पाट जब 3 डिग्री का अंतर बताया था भाई मास्टर ना, भाई ठोक दिया 3 डिग्री का अंतर ऐसा होता। इतने पूछता है कौन अगला, यो भी मना कई अगर ऐसी सिचुएशन हो भी जा तो आज लग कौन पूछे ऐसा कदे। इतनी भड़क ना पाया करो यार, इतने छोटी सी बात पर लड़ाई लग जाए। एक जना 75 का, एक जना 55 का, एक जना 35 का है कि मैं इतनी भड़के ना पाड़ो यार। ठीक है, आगे चलो। अब हम लोग बात करते हैं हरियाणा का गठन किस समय हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। 2 टाइप के काल हमने एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर पढ़े थे, याद करो। एक था मेसोजोइक काल, एक था सेनेजोइक काल।
मेसेजोइक काल, जिसको मध्य काल भी बोल देते हैं, जिस टाइम जैसे इंसानों का विकास होने लग रहा था, ऐसा माना जाता है कि मेसेजोइक काल के अंदर है हरियाणा अस्तित्व में आया था सबसे पहले। यानी भाई भारत के मैप के ऊपर कितने दिखा था कि हाँ भाई हरियाणा नाम की भी कोई चीज है। फिर जो तुम्हारा सैन्यजोइक काल आया, यानी जब तीसरी पीढ़ी आई इंसानों की, ठीक है, उस टाइम क्या था, हरियाणा के अंदर ये जो पर्वत बने थोड़े मोटे, जो अरावली के पर्वत आ गए, हरियाणा का कुछ हिस्सा का है, ठीक है, शिवालिक पर्वतमाला आएगी, या फिर हरियाणा का जो कुछ मैदानी भाग है, ये सारी चीजें ऐसा माना जाता है भाई नदी नाले जो भी हैं ये सारे सैन्यजोइक काल के अंदर बने थे। ठीक है, पूछ सकता है भाई हरियाणा का अस्तित्व किस काल के अंदर आया, मेसेजोइक। नदी नाले जो पहाड़ हैं ये किस काल के अंदर बने, तो ये बने थे सैन्यजोइक काल के अंदर। तो ये दो काल याद रखना, लिखेंगे सभी साथी। हमारे पास दो टाइप के काल हैं, एक मेसोजोइक काल, जोइक काल, एक तुम्हारे पास सैन्यजोइक काल, सैन्यजोइक काल। ठीक है जी, मेसेजोइक काल जिसको मध्य काल भी बोल देते हैं, इस समय क्या है, हरियाणा मेनली अस्तित्व के अंदर आया। ठीक है, पहली बार उन्होंने दिखा हमें धरती पर हिसाब भी कोई ओसी का है। ठीक है, हरियाणा मेनली अस्तित्व में आया, अस्तित्व में आया। ठीक है जी, और सैन्यजोइक काल के अंदर क्या है, हरियाणा में पहाड़, वन, नदी, नाले बने, प्रकृति ने ये चीजें बनाई, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा। ठीक है, इनको रटने की कोई उसकी जरूरत नहीं, सिर्फ समझो। ठीक है, मेसेजोइक के अंदर, मेसेजोइक का मतलब समझ लो भाई, हमने मेसेजोइक मैसे मेक, हमने उसको बनाया। ठीक है, हरियाणा को बनाया। सैन्यजोइक के अंदर हमने सेना भेजी, प्रकृति ने जाओ वहां पर पहाड़ बनाओ, जाओ वहां पर नदियां बनाओ, जाओ वहां पर नाले बनाओ, इस टाइप से हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, अब हम लोग बात करते हैं हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र है कितना। हरियाणा का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो है कितना। भौगोलिक क्षेत्र का मतलब जिसके ऊपर सपाट भूमि हो, यानी नदियों वाला एरिया काट दो। ठीक है, जो छोटे मोटे पहाड़, उस पहाड़ी एरिया को काट दिया, यानी कि हम सिर्फ मैदानी भाग की बात करेंगे। ठीक है, तो यानी कुल मिला के सिर्फ मैदानी भाग। कैसे जी, आपको मैप के अंदर समझाता हूं जी, कैसे जी, आओ मैप के अंदर। जैसे ये हरियाणा तुम्हारा, अब जैसे आपको पता है भाई महेंद्रगढ़ हो गया, रेवाड़ी हो गया, नू हो गया, और ये गुरुग्राम हो गया, यहां पर क्या अरावली की पहाड़ियां फैली हुई हैं, तो कुछ एरिया अरावली की पहाड़ियों ने घेर लिया। पंचकुला की तरफ आपको पता है, यमुनानगर की तरफ इधर शिवालिक की पहाड़ियां फैली हुई है, तो कुछ एरिया उसने ऑक्यूपाई कर लिया। यहां पर पता आपको यमुना नदी हरियाणा के ऐसे यहां पर बाउंड्री बनाती हुई चलने लगी, कुछ एरिया है इस यमुना नदी ने भी ऑक्यूपाई किया है हरियाणा का। मान रहे हो इस बात को। ठीक है, और भी नदियां गुजरती हैं, जो मेन है वो तो यह है यमुना नदी। तो यानी कि इस एरिया को हटाने के बाद मैदानी भाग कितना बढ़ा, आप खुद सोच के बताओ भाई, इन सारे ने मिलकर कितना 5-6% एरिया ऑक्यूपाई कराया होगा, इतना ही कराया होगा भाई। थोड़ी सी पहाड़ी उड़े हैं, थोड़ी सी आड़े हैं, तो एक बीच में नदी गुजरे, इतना फालतू तो कौन करे पावे। ठीक है जी, ये चीज हमको समझ में आएगी। तो हरियाणा का मैदानी भाग कितना, लगभग 93.76%। 93.76% जो हिस्सा है वो हरियाणा का मैदानी भाग है, और जो बच गया उसके अंदर पहाड़ी एरिया भी आ गया, उसके अंदर तुम्हारा नदी वाला एरिया भी आ गया, और जो भी वन मतलब जो और भी एंड बैंड जो भी एरिया बच गया वो बच गया अलग मैदानी का। तो जो सपाट भूमि जहां पर मिलेगी, जहां पर आप खेती बाड़ी कर सकते हो और सिस्टम कर सकते हो, यानी कि एक तरीके से वहां पर आपके पहाड़ वगैरह नहीं है। ठीक है जी, अब ये जो मैदानी भाग है इसके अंदर भी हमने इसको दो भागों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। कौन से, एक तो समतल मैदान हो गए जो जमा सपाट है। ठीक है, एक बालू के मैदान, जैसे जो भिवानी साइड का एरिया है, आप मैप के अंदर जाओगे तो ये जो भिवानी साइड वाला जो एरिया ना, हिसार का कुछ हिस्सा, ठीक है, और ये जो भिवानी का तो पूरा हिस्सा लगा लो, और चरखी दादरी का ये कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि राजस्थान की टच की वजह से यहां पर बालू रेत मिलता है आपको। ठीक है, तरंगित बालू मैदान इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो मैक्सिमम हिस्सा वो तो हमारा मैदानी होगा, जमा सपाट मैदान मिलेंगे, बढ़िया माटी मिलेगी, सारा सौदा। ठीक है, लेकिन यहां पर ये तरंगित लच्छेदार आपको मैदान, बालू मैदान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यानी यहां पर क्या है, एक तो बिल्कुल समतल मैदान हो गया, समतल मैदान, यहां पर हो गया हमारे पास तरंगित बालू मैदान। ठीक है, ये दो हिस्सों के अंदर हमने इसको बांट दिया। समतल जो मैदान है, बिल्कुल जो सपाट है, वो लगभग कितना मिलेगा, वो लगभग मिलेगा 68.21% के लगभग, अप्रोक्स है ये। ठीक है जी, जो बच गया तरंगित बालू मैदान, वो हमको कितना देखने को मिलता है, लगभग 25.55% के लगभग, 25.
55% के लगभग जो आपका बच गया तरंगित बालू मैदान। ये आपको परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताने लग रहा हूं। याद आपको सिर्फ ये याद रखना मैदानी भाग कितने परसेंट, ये समतल और तरंगित ये याद रखने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। फिर भी नजरों में से निकाल लेना, अगर पूछ ले तो अलग बात है, बाकी सिर्फ इतना ही पूछेगा मेरे हिसाब से, जहां तक मेरे को पता है, ठीक है। और ये जो मैदानी भाग है ना, मैदानी भाग को भाई किस नाम से जानते हैं हम लोग? घग्गर और जो यमुना नदी है भाई, एक तो हरियाणा के अंदर से मेन पुराने समय के अंदर घग्गर नदी निकलती थी, और एक यमुना नदी तो आपको पता ही पूरे हरियाणा की बाउंड्री बनाने का काम करती है। तो यह जो घग्गर और यमुना नदी है ना, इसका मैदान भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ऐसा माना जाता है घग्गर और जो यमुना नदी है, इनके अंदर मिट्टी रेत आता है ना, तो इनके अंदर से जो रेत आया ना, उस रेत की वजह से यहाँ की भूमि उपजाऊ हुई है, तो इसीलिए इस मैदानी भाग को क्या बोलते हैं? घग्गर यमुना मैदान के नाम से भी जाना जाता है इसको। घग्गर यमुना का मैदान भी इसको बोला जाता है, जो हमारा मैदानी भाग है, मैदान भी बोलते हैं, ठीक है। घग्गर यमुना का मैदान किसको बोलते हैं भाई? जो आपका हरियाणा का जो मैदानी भाग है, इसको क्या घग्गर यमुना का मैदान भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है जी। ये चीज हमको समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं हरियाणा की ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से। समुद्र तल से ही सारी ऊंचाई मापी जाती है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है। हरियाणा की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से ऊंचाई कितनी, ये बताओ भाई। ये सभी को पता होगा, मेरे हिसाब से हर एक साथी को पता होगा समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। दो फॉर्मेट के अंदर आपको बतानी है, एक तो मीटर के अंदर बताओ और एक फीट के अंदर बताओ, ठीक है। मीटर के अंदर कितने मीटर है हरियाणा की ऊंचाई समुद्र तल से, और फीट के अंदर कितनी है? 53 जनरल कैटेगरी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में नाम आ जाएगा क्या? नहीं पता भाई। बांगर, खादर, जलोड, मिट्टी वो करवाऊंगा भाई मोहित पांचाल, थोड़ा सब्र रख मेरे भाई, सारी चीजें करवाऊंगा। हाँ, कल वो पंजाब और राजस्थान के थे 6-7, उसका मैं कंफर्म कर देता हूं। पंजाब के साथ आपके 6 ही जिले भाई, 7 नहीं है, ठीक है। पंजाब के 6 ही जिले हरियाणा के साथ बाउंड्री बनाते हैं। फाजिल का है, कई जने उसको मान लेते, कई जने उसको नहीं मानते, लेकिन अगर मैंने पूरा अच्छे तरीके से कहा, फाजिल का मतलब बाउंड्री टच नहीं करता हरियाणा के साथ, ठीक है। तो पंजाब के साथ 6 ही हैं, राजस्थान के साथ 8 है भाई। एक नया बन गया, मैं मान गया जयपुर के 2 टुकड़े करके एक नया बनाया, राजस्थान के साथ 8 है। जो आपको एडिटेड नोट्स मिलेगा उसके अंदर वो चीज अपडेट होकर आपको मिल जाएगी, ठीक है। 700 700 700 वेरी गुड। 700 से 900 एक आधा साथी का 700 से 900, 700 से 900 वाला बिल्कुल सही है, वेरी गुड भाई। किसका है यो, क्या नाम है? विशाल जांडली। जांडली कौन सी था? छोटी जांडली एक बडली जांडली? दीपिका दातेन। 700 से 900, वेरी गुड भाई। देखो, अगर मीटर की अंदर बात करें तो 700 से 900 मीटर की ऊंचाई है समुद्र तल से देखने मिलती है। पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैं पहले बताने लग रहा हूं, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया 700 से 900 मीटर के अंदर बात करें तो 700 से 900 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है। अगर सॉरी फिट आओगी क्या? देखिए एक बार, मीटर फिट है, फिट है भैया, मीटर नहीं है, फिट है। 700 से 900 फिट की ऊंचाई है। रुक जाए, इसको पूरा नहीं ठीक करना पड़ेगा, यो निचला में लिख देंगे ना। 700 से 900 फीट समुद्र तल से ऊंचाई है, ठीक है। मीटर के अंदर बात करें तो 200 से 300 मीटर, ठीक है। डिफरेंस ये याद रखना, मीटर और फिट। जैसे मैं भी गलती करूं तो आप लोग मत करना। हाँ, फिट है, ठीक है। 700 से 900 फीट 300 मीटर है सर। हाँ, 300 वाली मीटर लिख दी भाई। हाँ, फिट कर दिया भाई, HR 18 कर दिया फिट, ठीक है। 700 से 900 फीट आपकी ऊंचाई है हरियाणा की समुद्र तल से, ठीक है। और मीटर के अंदर बात करें तो 200 से 300 मीटर की ऊंचाई हमको देना। समुद्र तल कहां से मापा जाता है? जो अपना तमिलनाडु के अंदर चेन्नई है, चेन्नई से देखी जाती है, चेन्नई से ऊंचाई कितनी है हरियाणा की। तो फीटों के हिसाब से देखेंगे तो 700 से 900 फीट, और मीटर के हिसाब से 200 से 300 मीटर की ऊंचाई हरियाणा की। ऐसे मतलब मिट्टी का हिसाब था देखा तो, ठीक है जी। ओके, हमको क्लियर होगी, चीजें दिमाग के अंदर घुस गई, ठीक है। अब हम लोग करेंगे हरियाणा का भौगोलिक विभाजन। यह भी 2 टाइप से होता है, अलग अलग चीजें इसके अंदर पूछी जाती हैं। आओ, हरियाणा का भौगोलिक विभाजन। ये जो विभाजन है भाई, ये आपका मेनली 2 तरीके से किया जाता है। एक तो हरियाणा सरकार का डाटा है उसके हिसाब से,
हरियाणा सरकार है उसने हरियाणा को 5 भागों के अंदर डिवाइड कर रखा है। 5 भाग कैसे जी? जैसे एक बना दिया शिवालिक का क्षेत्र बना दिया, एक तरंगित मैदान बना दिए, एक गिरिपादीय मैदान बना दिए, एक अरावली क्षेत्र बना दिया। इसी टाइप से मतलब 5 भागों के अंदर हरियाणा को डिवाइड कर दिया। भाई ये हिस्सा भाई शिवालिक का एरिया हो गया, ये मैदानी भाग हो गया, ये गिरिपादीय मैदान है, ये अरावली का क्षेत्र हो गया भाई नीचे वाला एरिया। इस हिसाब से हरियाणा को 5 भागों के अंदर बांटा है। फिर एक साइंटिस्ट साहब हैं, ठीक है, उन्होंने हरियाणा को 8 भागों के अंदर बांटने का काम किया है। तो इन भागों के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो कि पूछा आता है भाई हरियाणा सरकार के अनुसार हरियाणा को मतलब कितने भागों के अंदर बांटा गया? 5 भागों के अंदर, ठीक है। वो साइंटिस्ट के हिसाब से हरियाणा कितने भागों के अंदर बांटा गया है? 8 भागों के अंदर, ठीक है। हाँ भाई भीषम राजपूत, 8 अलग अलग है भाई, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। देखो भाई तो लिखेंगे एचआर सरकार के अनुसार, हरियाणा सरकार के अनुसार अगर आपसे पूछ ले तो कितने भाग हैं? 5 भाग हैं, 5 भाग हैं। फिर एक जो मैंने बताया साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट साहब है जसबीर सिंह नाम है उनका, शायद जसबीर सिंह नाम है क्या भाई? एक बार कंफर्म करना कमेंट बॉक्स के अंदर। जसबीर नाम है क्या? डॉक्टर जसबीर, हाँ ठीक है, साइंटिस्ट है भाई डॉक्टर जसबीर, मतलब भौगोलिक साइंटिस्ट है, धरती के बारे में जो प्रकृति के बारे में जो ज्ञान के अंदर रखा, पर्यावरण के बारे में। इसके अनुसार इन्होंने हरियाणा को 8 भागों के अंदर डिवाइड करे। पूछा जाता है भाई कि हरियाणा सरकार के अनुसार टोटल हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? 5 में, ठीक है। डॉक्टर जसबीर के अनुसार हरियाणा को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? 8 भागों के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके जो 5 भाग है उसके अंदर से हम लोग आज सिर्फ एक भाग करेंगे, ठीक है। जो बच गया, जो मतलब बचोड़े जो 4 भाग है और इसके जो 8 भाग है उनके बारे में हम लोग कल पढ़ने का काम करें। तो इसका जो एक भाग है, जो पहला भाग है, आज हम सिर्फ उसके बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है शिवालिक क्षेत्र, या जिसको बाहरी हिमालय भी बोल देते हैं, ठीक है। यानी जो पहला भाग है वो कौन सा है? शिवालिक क्षेत्र, इसका पहला भाग है, ठीक है, शिवालिक क्षेत्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको बाहरी हिमालय भी बोल देते हैं। बाहरी हिमालय यानी हिमालय का बाहरी हिस्सा, एक्सटर्नल पार्ट। शिवालिक क्षेत्र के बारे में अब हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ। बस शिवालिक क्षेत्र है क्या, कैसे क्या कुछ बनया था, सारी चीजें विस्तार पूर्वक हम लोग देखेंगे। शिवालिक क्षेत्र में हमको देखने को कहां पर मिलता है? हरियाणा के अंदर। हरियाणा के जो 3 हिस्से हैं, ठीक है, सॉरी 3 जिले हैं, कौन कौन से? आओ ये रे। एक तो पंचकुला, थोड़ी व्हाइट कलम ले लेता हूं, एक तो पंचकुला के अंदर फैला हुआ है, एक अंबाला के अंदर, एक यमुनानगर के अंदर। इन 3 जिलों के अंदर ऐसे ऐसे शिवालिक की पहाड़ियां फैली हुई, जैसे ये सारी क्या है? शिवालिक पहाड़ियों के एरिया के अंदर आएगी भाई, ठीक है। तो आपसे पूछे बस शिवालिक पर्वतमाला हरियाणा के कितने जिलों के अंदर फैली हुई? तो हरियाणा के 3 जिलों के अंदर फैली हुई। कौन कौन सी? पंचकुला के अंदर, अंबाला के अंदर, यमुनानगर के अंदर। हरियाणा की किस दिशा के अंदर शिवालिक पर्वतमाला है? तो हरियाणा की जो उत्तरी दिशा है, या फिर आप इसको उत्तर पूर्व दिशा भी बोल सकते हैं, उत्तरी दिशा, उत्तरी हरियाणा के अंदर आपको शिवालिक पर्वतमाला देखने को मिलती है। नीचे जो हिस्सा है ये, यहां पर आपको अरावली पर्वतमाला यानी कि दक्षिणी हिस्से के अंदर अरावली पर्वतमाला देखने, दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आया? उत्तरी हिस्से की बात करेंगे शिवालिक, भगवान शिव है वे हिमालय पर्वत के अंदर है, यानी शिवालिक पर्वतमाला ऊपर। जो बच गई अरावली वह निचला हिस्सा में, गुड़गांव हो गया, गुड़गांव को तो आपको पता है रेवाड़ी का प्रवेश दो, उसका क्या नाम है? अरावली का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं गुड़गांव को, ठीक है। नू हो गया, अरावली, रेवाड़ी, ये सारे आपके क्या हैं? आपके किसके अंदर आते हैं? अरावली पर्वतमाला की श्रेणी के अंदर आते हैं, ठीक है जी। ये भी हम लोग कल पढ़ेंगे अरावली वाले के बारे में, ठीक है। तो हरियाणा की किस दिशा में? जैसे ये होगी उत्तर दिशा, ये पूरा, तो उत्तर पूर्व दिशा के अंदर हमारी शिवालिक पर्वतमाला है। और किन 3 जिलों के अंदर ये मैंने आपको बता दिया। आओ तो शिवालिक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है भाई, उत्तर पूर्व में स्थित है। आपसे एग्जामिनर पूछता है शिवालिक पर्वतमाला हरियाणा की किस दिशा में है, ठीक है, तो उत्तर पूर्व दिशा में है। अगर उत्तर पूर्व ऑप्शन में ना मिले तब आपको उत्तर लगाना है, वरना प्रेफरेंस आपको किसको देनी है? उत्तर पूर्व लग देनी है, ठीक है जी। या जो शिवालिक पर्वतमाला है यह हरियाणा के कितने जिला का में फैल रही है? तो हरियाणा के 3 जिला का में फैल रही है भाई। हरियाणा के 3 जिलों के अंदर यह पर्वतमाला फैली हुई है। कौन कौन से 3 जिले हैं? एक तो पंचकुला जी, पंचकुला के अंदर भी शिवालिक पर्वतमाला हमको देखने को मिलती है। एक हमारा यमुनानगर हो गया जी, यमुनानगर के अंदर भी शिवालिक पर्वतमाला हमको देखने को मिलती है। एक हो गया जी अंबाला, ठीक है। हरियाणा के इन 3 जिला का में के है शिवालिक पर्वतमाला हमको देखने को मिलती है, ठीक है जी। चीजें हमको समझ में आ गई।
अब ये जो शिवालिक पर्वतमाला है, इसकी ऊंचाई कितनी है, मतलब ये जो पहाड़ियां हैं हरियाणा के अंदर, इनकी ऊंचाई कितनी देखने को मिलती है, ये प्रश्न एग्जामिनर पूछता है अक्सर। कितनी हमको देखने मिलती है, तो 900 से 1100 मीटर, फुट नहीं अभी मीटर है। 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई है शिवालिक पर्वतमाला की, हमको देखने को मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कैसे याद रखोगे, बस शिवालिक की पहाड़ियों के ऊपर चढ़ना नॉट अलाउड। 900 का मतलब नॉट अलाउड भाई, नो 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 900 नो 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 भाई, नॉट अलाउड। शिवालिक की पहाड़ियों के ऊपर नहीं चढ़ना, बहुत ऊंचाई, बहुत ठंड है, गिर जाओगे चोट लग जाएगी। ठीक है, 900 से 1100 मीटर आपकी इसको ऊंचाई देखने को मिलती है। ठीक है, और शिवालिक का मतलब जो शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं, इसने हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र का कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है, कितना एरिया, मतलब जैसे ये जो व्हाइट हिस्सा, ये हरियाणा के टोटल, मतलब जो टोटल हरियाणा का एरिया उसके कितने हिस्से के ऊपर है, तो लगभग 1.67% हिस्से के ऊपर ये शिवालिक पर्वतमाला। ठीक है, जो ये सारा एरिया जो इन 3 जिलों का में फैल रही है, ये लगभग 1.67%, जैसे हरियाणा का एरिया 44,212 वर्ग किलोमीटर है, तो उसका लगभग 1.67% का जो उतना एरिया के ऊपर शिवालिक पर्वतमाला तो हमारा देखना मिलेगी भाई। ठीक है जी, और ये कितनी है, HR के हरियाणा के 1.67% हिस्से पर है। ठीक है, यानी 44,212 है, उसका 1.67% काट लो, इतने वर्ग किलोमीटर एरिया के ऊपर दामना शिवालिक पर्वतमाला देखना मिलेगी। ठीक है जी, यह चीज भी हमको समझ में आएगी। ठीक है, अब ये जो शिवालिक पर्वतमाला है, इसको 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है भाई, पूछ ले शिवालिक पर्वतमाला को कितने भागों के अंदर, 2 भागों के अंदर डिवाइड करेगा। कौन कौन से 2 भाग, पहला भाग तो हो गया ऐसी चोटियां जो कि 600 मीटर से अधिक है, जैसे अभी आपने अरावली पर्वतमाला का सीन भी देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला 100 मीटर से जो नीचे की चोटी उसके अरावली के अंदर कंसीडर ही नहीं करना। ठीक है, तो वही सेम सिस्टम है, शिवालिक पर्वतमाला के भी 2 हिस्से हैं। एक तो जो 600 मीटर तक ऊंची चोटी है, ठीक है, उनको बोलते हैं उच्च शिवालिक पर्वतमाला। एक होती है निम्न शिवालिक पर्वतमाला, निम्न के अंदर कौन सी आती है, जो 400 से 600 मीटर की जो चोटी है। ठीक है, तो शिवालिक पर्वतमाला के भी क्या आपको 2 भाग देखने को मिलते हैं, 2 भाग हैं। कौन कौन से, एक तो उच्च, एक आपका निम्न। उच्च के अंदर कौन से आते हैं, 600 मीटर से ज्यादा वाले, 600 मीटर से अबो, इसका मतलब समझो 600 मीटर से ज्यादा। यहां पर लगा लो आप 300 से जो 600 मीटर के बीच में लाई करते हैं, वो सारे किसके अंदर आएंगे, वो निम्न जो पर्वतमाला है उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, 300 से ले लो, 400 से ले लो, बात है कि इसके अंदर कंफ्यूज मत होना। ओके भाई, विनय ब्लॉक मार दो यार, ये बकवास बात नहीं। ममता नोट्स जो डट जाए तू, फिर तो 200 रुपये गेड़ा यार, फिर होगा सॉरी। लोअर 400 से 600, हाँ 400 से 600 बोल लो यार, कोई दिक्कत नहीं, इसको ठीक कर लो, कोई ना, 400 से 600 बोल लो। ठीक है, 400 से 600। ठीक है भाई, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। अब ये जो शिवालिक पर्वतमाला है ना, इसके अंदर अब अलग अलग पहाड़ियां बनी हुई हैं। ठीक है, कोई छोटी पहाड़ी है, कोई बड़ी पहाड़ी है, और उन पहाड़ियां की भी सब अलग अलग ऊंची ऊंची चोटी भी है। अब मैंने आपको बताया नहीं, बस सबसे ऊंची चोटी मतलब टोटल इतने इतने मीटर की तो इनकी लंबाई देखने ना मिला है। तो अब अभी बात करें सबसे ऊंची पहाड़ी, सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है भाई हरियाणा की। ठीक है, बात करते हैं तो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, सर्वोच्च चोटी, HR की बहुत बार आए प्रश्न, इंपॉर्टेंट है भाई, मल्टीपल टाइम। हरियाणा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची, सर्वोच्च का मतलब सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, करहो चोटी। ठीक है, कौन सी चोटी, करो, करो का मतलब होगा कराना, बेचारी कराव है, हाय सब तो ऊपर ले आके पटक दी, नरी ठंडी हवा चाल सारी मेरा ऊपर लाग गई। तब मेरा ठंड के दिन है, ठंड के दिन में यार तम छत पर चढ़ जाओ, एक छत के ऊपर कितनी ठंडी हवा चाल लगी, एक तम सब तक ग्राउंड फ्लोर का ऊपर उड़ा थोड़ी कम ठंड लागेगी। ठीक है, जिंदल टावर पर चढ़ जाओगे और घनी ठंड लागेगी, कितना एरोप्लेन में उठोगे तो उड़ा और भी घनी ठंड लगेगी, यानी जो जितना ज्यादा ऊंचा होगा उसको उतनी ज्यादा ठंड लगेगी। तो करो के करान लाग रही है, नुका वो जाडा का मकड़ ऊंचाई पर चढ़ा दी मैं। ठीक है, अब इसकी जो आपको ऊंचाई देखने को मिलती है, वो मिलती 15-14 मीटर, ये डायरेक्ट याद रखिए, 15-14, 15-14, 61-62, 61-62, 15-14, 15-14, 61-62, 61-62। ठीक है, 15-14 मीटर क्या है, आपको इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन 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 इसकी जो वास्तविक ऊंचाई वो 14-67 मीटर है, लेकिन HSSC 15-14 मानती है, तो अपने को 15-14 ही माननी, 14-67 तो वैसे भी याद रखने की जरूरत नहीं है। HSSC ने हर साल इसकी डाटा के हिसाब से 15-14 माननी है, फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 14-67 मीटर, ये इसकी वास्तविक ऊंचाई है, वास्तविकता में इतनी है। ठीक है, लेकिन HSSC है आपकी वो 15-14 ही मानती है।
ठीक है, तो पेपर के अंदर आपको अगर ऑप्शन दिखेगा तो 15-14 ही दिखेगा, 14-67 नहीं दिखेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो करो चोटी है ये किस पहाड़ी के ऊपर है भाई? तो हरियाणा की जो सबसे ऊंची पहाड़ी होगी वो कौन सी होगी? मोरनी हिल्स। ये भी शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर ये सारी हिल्स हाल्स। ठीक है, हरियाणा की सबसे जो ऊंची पहाड़ी है, ऊंची पहाड़ी है वो कौन सी होगी? वो होगी मोरनी पहाड़ी, जिसको मोरनी हिल्स बोल देते हैं, मोरनी हिल्स। ठीक है, और इसी पहाड़ी के ऊपर ये चोटी है करो चोटी। ठीक है, और ये कहां पर देखने को मिलती है? पंचकुला के अंदर आपको देखने को मिलती है मोरनी हिल्स। ठीक है, मोरनी हिल्स कहां पर आपको? पंचकुला के अंदर देखने को मिलती है, और यहीं पर ये सबसे ऊंची चोटी है करो चोटी भाई। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं आई? मोरनी क्या है? पंचकुला, कुल्लों को ऐसे मटकाती हुई चलती है, टुचुक 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 टुचुक। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, मोरनी हिल्स के बारे में आपको क्या फैक्ट याद रखने हैं? ये हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है, पूछा जाता है बहुत बार, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? ठीक है, जिसके ऊपर लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो वो कौन सा? मोरनी हिल्स, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन। याद रखना, बहुत बार पूछा गया ये। ठीक है, जोन सी चीज का मैं सितारे लगाए दूं दो समझ लो, उस ना पक्का रटना, ताकि तारे भी कंधे पर 2 सितारे लग पाए। ठीक है जी। दूसरी चीज, चीड़ और देवदार के वृक्ष, चीड़ व देवदार, ये पौधे की वैरायटी है। चीड़ और देवदार के जो वृक्ष हैं वो भी सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलते हैं? वृक्ष सर्वाधिक हमको सबसे अधिक कहां पर देखने को मिलते हैं? मोरनी हिल्स के अंदर हमको चीड़ और देवदार। कैसे रखो? मोरनी के मोरनी नो 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 कुल्ले मटकांदी चाल है, तो उसका स्वभाव क्या है? चिड़चिड़ा हो रहा है। दानवीर, देवदार, देवदार मतलब देवताओं की तरह दानवीर स्वभाव नहीं, चिड़चिड़ा स्वभाव हो रहा है, नो जिद नो मटकते चाल रहा है। ठीक है, चीड़ और देवदार के वृक्ष भी कहां पर? मोरनी हिल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। और इसका नाम मोरनी ही क्यों पड़ा? उस टाइम एक मोरनी नाम की रानी थी, उसके नाम पर भाई, मोरनी नाम की रानी थी, उसके नाम पर के है इसका नाम पड़ा मोरनी हिल्स, रानी के नाम पर। ठीक है जी, ये चीजें हमको क्लियर होगी। मोरनी हिल्स क्लियर हो गया, सबसे ऊंची चोटी करो चोटी भी क्लियर होगी। हाँ जी, क्लियर होगी। अब यहीं पर एक और पहाड़ियां हमको देखने को मिलती है शिवालिक के अंदर, ये टिपरा पहाड़ियां। सुना भी टिपरा की पहाड़ियां, टिपरा पहाड़ियां। कई जगह टिपड़ा भी इसको बोलते, कई जगह टिपरा बोल देते हो, मर्जी आपको इसको क्या बोलना है। जो टिपरा की पहाड़ियां हैं ये भी हमें पंचकुला के अंदर ही देखने को मिलती है। और जो हमारी सबसे ऊंची पहाड़ी मोरनी हिल्स, उसके बाद जो दूसरे नंबर की हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी है वो कौन सी है? टिपरा पहाड़ी है। अगर आपसे बोले हरियाणा की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? टिपरा, पहले नंबर की मोरनी हिल्स। ठीक है, तो चीजें क्लियर हुई। तो हरियाणा की सेकंड सर्वोच्च पहाड़ी, हरियाणा की सेकंड सर्वोच्च पहाड़ी है, वह कौन सी है? वह है भाई टिपरा की पहाड़ियां। और ये भी कहां पर देखने को मिलती है? ये भी पंचकुला के अंदर देखने को मिलती है। टिपरा की पहाड़ी भी पंचकुला में, मोरनी हिल्स भी पंचकुला में, करो चोटी आपकी ये जो मोरनी हिल्स है इसके ऊपर आपको देखने को मिले, ये भी पंचकुला का मैं एक डालता। ठीक है जी, चीजें समझ में आगे दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है भाई, अब जो ये तुम्हारा शिवालिक की जो पहाड़ियों का जो एरिया है, अब इन पहाड़ियों के ऊपर मैंने बताया वृक्ष भी है। मैंने बताया जैसे भाई चीड़ और देवदार के वृक्ष, ये चीड़ और देवदार के वृक्ष हैं। तो ये जो वृक्षों का जो मैक्सिमम एरिया ये आपको कहां पर देखने को मिलता है? तो ये पंचकुला के अंदर देखने को मिलता है। जो चीड़ और देवदार के जो सर्वाधिक वृक्ष देखने को मिलेंगे शिवालिक पहाड़ियों, लिख देता हूं, शिवालिक अक्षेत्र का सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां पर देखने को मिलेगा? वन क्षेत्र भाई। यहां पर जो शिवालिक की जो पहाड़ियां उनके सबसे अधिक पेड़ कहां पर हैं? पंचकुला के अंदर। और सर्वाधिक अगर हम लोग बात करें वर्षा क्षेत्र, बस शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर सबसे ज्यादा बारिश है हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ती है? तो वो अंबाला के अंदर भाई। ठीक है, डिफरेंस है ये। मासिंद राम सुना होगा, वो तो है। वर्षा क्षेत्र, वर्षा क्षेत्र कौन सा? अंबाला। ठीक है, चेरापूंजी याद होगा, हरियाणा का चेरापूंजी किसको बोला जाता है? छछरौली, छछरौली, छछरौली तो यमुनानगर के अंदर है। चलो ठीक है, वो अलग चीज है, अब इसको इतना याद रखना। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें शिवालिक क्षेत्र का तो पंचकुला के अंदर, वर्षा क्षेत्र की बात करें तो अंबाला के अंदर भाई। ठीक है, यानी जो शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर जितने भी वृक्ष हैं वो सबसे अधिक कहां पर देखने को मिलते हैं? हमको पंचकुला के अंदर। और जितनी भी बारिश आती है शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर वो एरिया हमारा अंबाला के अंदर हमको देखने को मिलता है। ठीक है जी, ये चीज भी हमको क्लियर होगी। तो भाई शिवालिक का जो सिस्टम है वो हो चुका है क्लियर। ठीक है, हाँ ठीक है, वो हो चुका क्लियर। अब आते हैं हमारे जो अगला आता है वो आते हैं गिरिपादीय मैदान। क्या आते हैं? सेकंड जो आता है वो आएगा गिरिपादीय मैदान।
गिरी पादीय मैदान, गिरी गिरजा और पादीय खूब दबाएगी, ठीक है, मैदान बनाया जाएगा, गिरी पादीय मैदान। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। आज के लिए बस करते इतना। एक बार के लिए मेरे को यह बताओ, हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, लगभग 72-73 मिनट की क्लास हो चुकी है, ठीक है। हाँ, बताओ आज के लिए इतना काफी है? हमने सारा मोटा मोटा जो हरियाणा का जो भौगोलिक परिचय पढ़ने लग रहे हैं, सारा थ्योरी वाइज चलने लग रहा है। पहले मैंने सिर्फ आपको एमसीक्यू टाइप करवाया था, अब की बार पूरा विस्तार पूर्वक स्टोरी टाइप, थ्योरी टाइप आपको करवाने लग रहा हूं, ठीक है। मेरे हिसाब से हर एक साथी की चीजें क्लियर भी होने लग रही होंगी, याद भी होने लग रही होंगी, सिस्टमैटिक वे से सारी चीजें दिमाग में घुसने भी लग रही होंगी। सारी चीजें आपने देखो बढ़िया डाल पढ़ी है। 74 डिग्री अक्षांश कैसे बनया था, 3 डिग्री का डिफरेंस हुआ, इस तरीके से आप लोग याद रख सको, ठीक है। और हर एक साथी क्लियर भी हो गए होंगे। अब जो कल वाली क्लास है, कल वाली क्लास के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि हरियाणा का भौगोलिक परिचय मोटा मोटा मैं पूरा करवा दूं, ठीक है। नहीं पहला तो मैं एक बार सोचूं था कि बस सिर्फ इतना ही करवाऊं, जैसे मैं सोचूं था कि भाई ऐसे करवा दूं, भाई डायरेक्ट जैसे 5 क्षेत्र है, 5वां के डायरेक्ट नाम लिखवा दूं, शिवालिक, गिरिपादी, अरावली, एंडवैंड अनुसार लिखवाएगी, और इसका भी नो करवा दूं 8 भाग। फिर मैंने सोचा यार मैं एक्सप्लेनेशन तो देनी है, 5-6 शिवालिक क्षेत्र की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, इब्बे दे दूंगी गेल की गेल, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा शिवालिक क्षेत्र को भी साथ के साथ लिपटा दे। तो आपने शिवालिक के बारे में पूरी चीजें पढ़ ली, किस दिशा में है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी, सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, दूसरे नंबर पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मतलब पहाड़ी कौन सी है, ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां पर है, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली भाई, ठीक है। अक्षांशीय, देशांतरीय, एंड वेंड सब पढ़ लिया, पड़ोसी राज्य सारे क्लियर हो गए, ठीक है। तो सभी को आज के लिए क्लास में बस इतना ही मिलेगा मटेरियल। इन प्रश्नों की जो पीडीएफ है, बोर्ड पीडीएफ लगा लो, हैंड रिटन नोट्स लगा लो, ठीक है। या फिर ये जो वीडियो भी है ये आपको मिलेगी बैच के अंदर, जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाए प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाते हो तो उधर आपको सीईटी मेंस, सीईटी ग्रुप डी, ठीक है, और एएलएम असिस्टेंट लाइनमैन 3 कोर्स मिल जाएंगे। जो सा लेना चाहो ले लियो, ठीक है। तीनों के अंदर आपको यही वीडियो देखने को मिलेगी भाई, ठीक है। डेली सुबह मेंटरशिप डलती है, 6 बजे आपको टारगेट मिल जाते हैं कि भाई ये चीजें पढ़नी है आज के दिन में, मतलब रात को सोने से पहले है ये टारगेट आपके पूरे होने चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। अगर आपके पूरे नहीं होते तो इसका मतलब आप ये समझो भाई और बंदों से आप लोग एक दिन पीछे हो चुके हो, ठीक है। लांडा ले लो, खींच जाओ फटाफट। मिलते हैं कल फिर सेम टाइम सेम जगह, ओके।